हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 1 ज्योग्राफी सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइज आज हम ज्योग्राफी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो है सरकम पैसिफिक जोन। रिंग ऑफ फायर आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। रिंग ऑफ फायर कौन सा है? जो पैसिफिक रीजन में उस मतलब रीजन को रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। तो उस रीजन के बारे में, सरकम पैसिफिक जोन के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि वो किस तरीके का जोन है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, बहुत ही ज़्यादा। ये हमें करंट अफेयर्स में भी देखने को मिलता है। तो क्या होता है कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मेनली किन टॉपिक से उठा के पूछे जाते हैं, स्टैटिक पोर्शन से भी, जो कि करंटली हमें हाल फिलहाल में देखने को मिलते हैं रिसेंटली न्यूज़ में। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा हमें न्यूज़ में भी देखने को मिलता है वॉल्केनोस, अर्थक्वेक्स वगैरह की वजह से, राइट। तो ये टॉपिक करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज गाइज आपको बहुत ही अच्छे पॉइंट्स मिलने वाले हैं। ऑलमोस्ट आपका सरकम पैसिफिक जोन का ये टॉपिक काफ़ी हद तक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अपने पॉइंट्स गाइज नोट करके ज़रूर रखिएगा, इट विल हेल्प यू अलॉट इन द नियर फ्यूचर। तो सेशन को शुरू करने से पहले गाइज जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा। उस लिंक के थ्रू आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दी जाती है टेलीग्राम चैनल पे ही। जैसे कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ है या फिर ये जो हम मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं इसकी पीडीएफ है। और उसी के साथ साथ जो वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के लिए अपलोड किए जाते हैं रेगुलर बेसिस पे, आपको उनका भी डायरेक्ट लिंक वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइज अगर आप सीरियसली एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको कहूँगी कि आपको करंट अफेयर्स के लिए तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना टाइम, मनी, एफर्ट्स, एनर्जी कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़ झा सर अकेडमी पे आपको रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स की वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको सिर्फ कंसिस्टेंटली उनको फॉलो करना है, दैट इज़ मोर देन इनफ। क्योंकि हमारे करंट अफेयर्स से बाहर का आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइज हमारा एक जीएस का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, आप उस बैच को ज़रूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि उस बैच में आपको जीएस 1, 2, 3, 4 के बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं उस बैच में। और अगर आप बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइज, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा उस बैच को। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है। इस बैच में आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपकी आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, आपको मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो गाइज अगर आप सीरियसली सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सरकम पैसिफिक जोन। सरकम पैसिफिक जोन की भूभौतिकीय विशेषताओं की चर्चा करें। सो ये क्वेश्चन गाइज जैसे मैंने आपको बताया GS1 ज्योग्राफी सेक्शन से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 में पूछा था। तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि जो सरकम पैसिफिक जोन है, तो यहाँ पे लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है। सरकम पैसिफिक जोन की हमें विशेषताएं बतानी है। क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमें सिर्फ क्या बतानी है, हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, विशेषताएं। कौन सी विशेषताएं? जियोफिजिकल, मतलब कि जो वहाँ के फिजिकल फीचर्स कि वहीं वहाँ पे किस तरीके से हैं और वहाँ पे ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से या लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से वो इम्पॉर्टेंट है या क्या उस तरीके से, मतलब ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो उसमें हमें इसको डिफाइन करना है। सो हाउ वी विल अप्रोच दिस क्वेश्चन। हम इंट्रोडक्शन में
सरकम पैसिफिक जोन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा क्रक्स देंगे। देन हम अपने मेन पार्ट में डायरेक्टली हम कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे। एंड में हम कंक्लूड करते हुए अपने आंसर को फिनिश करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। द सरकम पैसिफिक बेल्ट, ऑल्सो नोन एज रिंग ऑफ फायर, is a path along the Pacific Ocean which is approximately 40,000 kilometer long. अब क्या चीज़ है सरकम पैसिफिक बेल्ट, क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर। अब रिंग ऑफ फायर भी कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। रिंग ऑफ फायर जो होता है ना कि सन का हैलो होता है, तो उससे भी एक वो कहते हैं ना कि हम रिंग ऑफ फायर बन जाता है, सिर्फ वो बाउंड्री होती है, तो वो रिंग ऑफ फायर उसको भी कहते हैं। लेकिन रिंग ऑफ फायर हम जो पैसिफिक ओशन के पास जो एक पाथ होता है, एक रास्ता वहाँ का होता है, जिसको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं, जो कि हमारी सरकम पैसिफिक बेल्ट होती है, ठीक है। और वो कितनी होती है, अप्रॉक्सीमेटली 40,000 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है, 40,000 किलोमीटर लंबी होती है वो। इट इज़ अ हॉर्स शू शेप्ड सिस्मिकली एक्टिव बेल्ट ऑफ वॉल्केनोज, अर्थक्वेक्स एंड टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज। क्या चीज़ होती है, उसकी जो शेप है वो कैसी है, हॉर्स शू, जो हमें घोड़े के पैर में आगे देखने को मिलता है ना, शू टाइप में, उसके शेप की हमें वो देखने को मिलती है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इसको रिंग ऑफ फायर क्यों बोला जाता है, नाम इसका रिंग ऑफ फायर क्यों रखा गया है, तो रिंग ऑफ फायर इसका नाम बेसिकली इसलिए रखा गया है क्योंकि ये सिस्मिकली एक्टिव है। मतलब यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं, वॉल्केनिकली बिल्कुल, मतलब वॉल्केनिक eruptions हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, एक्टिव है उस केस में ये। और ये चीज़ें किस लिए होती हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज देखने को मिलती हैं। मतलब जो प्लेट्स हैं वो टकराती हैं एक दूसरे से। अब वो जो प्लेट्स टकराती हैं, हम ये प्लेट बाउंड्रीज की जो थ्योरी है वो आपने पढ़ी होगी। क्या होती है कि वो प्लेट्स जब आपस में टकराती है, अब जब वो टकराने में क्या होती है कि एक वाइब्रेशन होती है, वो वाइब्रेशन क्या होती है, अर्थक्वेक से, कि वो हमें वाइब्रेशन महसूस होती है। अब वो ज़्यादा होती है, वो उससे अर्थक्वेक की इंटेंसिटी होती है वो, कि कितनी ज़्यादा तेज़ी से वो प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं। और उसी की वजह से ये अलग अलग टाइप की प्लेट बाउंड्रीज होती है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होती है, वॉल्केनोज भी हमें देखने को मिलते हैं। तो उसमें वो ये एक्टिव होते हैं अर्थक्वेक्स में और वॉल्केनोज में, जिसकी वजह से हम इस एरिया का नाम क्या रखा गया है, रिंग ऑफ फायर, राइट। अब हम बात करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, ज्योग्राफिकल या जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कम पैसिफिक बेल्ट, कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। फर्स्ट इज द बेल्ट is characterized by active volcanoes and frequent earthquakes. About 3/4 of the volcanoes are located in circum-Pacific belt. वही जो हमने बात की पहली, इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पे हमें एक्टिव वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं। जैसे कि वॉल्केनोज भी अलग अलग टाइप के होते हैं, एक एक्टिव होता है, एक डॉर्मेंट होता है, एक एक्सटिंक्ट होता है। एक्टिव कौन सा होता है, जहाँ पे कुछ कुछ सालों में क्या है हमें देखने को मिलता है कि वॉल्केनो निकलता रहता है, ठीक है, वॉल्केनो वहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। डॉर्मेंट कौन सा होता है, जिसमें काफ़ी सालों तक हमें, जैसे मान के चलो कि 15-20 अप्रॉक्सीमेटली 15-20 सालों में वहाँ पे वॉल्केनो एरप्ट हो जाता है, तो वह डॉर्मेंट, कि उसमें मैग्मा इतना ज़्यादा नहीं है, मैग्मा उसमें कम है, तो वो कभी कभी निकलता है काफ़ी काफ़ी टाइम में। लेकिन एक्सटिंक्ट वॉल्केनो कौन सा होता है, जिसमें मैग्मा ख़त्म हो रखा है, तो वो एरप्ट ही नहीं हुआ है, वो काफ़ी सालों से एरप्ट ही नहीं हुआ, मतलब वो वॉल्केनो निकला ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कौन से वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं, एक्टिव वॉल्केनोज, जो कुछ कुछ सालों में निकलते रहते हैं, वॉल्केनो इरप्ट होते रहते हैं, वो है। और फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा हमें वहाँ पे अर्थक्वेक्स भी देखने को मिलते हैं, भूकंप वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो सरकम पैसिफिक बेल्ट है, ये ऐसी लोकेशन है, इस तरीके से लोकेटेड है कि यहाँ पे हमें 3/4 मतलब 3/4 वॉल्केनोज हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ज्वालामुखी 3/4 वॉल्केनोज हमें यहीं पे देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो माउंट करकोटा या माउंट सेंट हेलेंस,
तो ये माउंट वहाँ पे है जहाँ पे हमें वॉल्केनोज एरप्ट हुए हुए देखने को मिलते हैं जो कि एक्टिव है, राइट। नेक्स्ट इज द सर्कम पैसिफिक बेल्ट सराउंड्स सेवरल टेक्टोनिक प्लेट्स लाइक नाजका प्लेट्स, पैसिफिक प्लेट्स, कॉकोस एक्सेट्रा. Many of these plates are subducting plates under the continental plates they border. अब क्या चीज है, तो ये जो सर्कम पैसिफिक बेल्ट है इसके अराउंड हमें बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स देखने को मिलती हैं। जैसे हमने बात की थी ना कि टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज हैं वो आपस में टकराती हैं या वो दूर जाती हैं। वो टकराने की वजह से क्या होता है, अब जैसे टकरा रही हैं तो टकराने से एकदम वाइब्रेशन होती है। वो वाइब्रेशन क्या है, उससे हमें अर्थ को एक महसूस होता है क्योंकि हमारी जो धरती है वो हिलने लग जाती है, वो वाइब्रेट होती है, ठीक है, धरती वाइब्रेट होती है। तो वही, तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये बहुत सारी वहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे कि नाज़का प्लेट हमें वहीं उसी एरिया में देखने को मिलती हैं, ठीक है, पैसिफिक प्लेट्स देखने को मिलती हैं, कोकोस प्लेट्स देखने को मिलती है। तो इस तरीके से मेजर प्लेट्स और माइनर प्लेट्स दोनों तरीके की प्लेट्स हमें इस एरिया में सर्कम पैसिफिक बेल्ट में देखने को मिलती हैं। अब ये क्योंकि अलग अलग प्लेट्स हैं, मेजर है माइनर है, अलग अलग प्लेट्स वहाँ पे हैं तो वो एक दूसरे से टकराती भी हैं। अब वो क्या है, अब मान के चलिए अगर एक जगह पे दो लोग रह रहे हैं और वहीं वहीं एक जगह पे पांच लोग रह रहे हैं तो लड़ाई होने का मतलब संभावना कहाँ पे ज़्यादा होगी, कि कहाँ पे ज़्यादा लड़ाइयाँ होगी, जहाँ दो जने रह रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा लड़ाइयाँ होंगी या जहाँ पांच जने रह रहे हैं। ऑब्वियसली जहाँ पे पांच लोग रह रहे हैं वहाँ पे लड़ाई होने की संभावना ज़्यादा होगी क्योंकि दो लोग को एडजस्ट करने में थोड़ा सा फिर भी कंपैरेटिवली इजी रहता है बजाय कि पांच लोगों में। तो क्या होगा, अब वहाँ पे क्योंकि ज़्यादा प्लेट है, वही चीज़ है यहाँ पे, अब यहाँ पे एक या दो प्लेट नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा प्लेट है तो कभी कोई किसी से टकरा रही है तो कभी कोई किसी से टकरा रही है। मतलब वो पांच लोगों में कभी कोई किसी से लड़ाई कर रहा है, कभी कोई किसी से लड़ाई कर रहा है, उसकी वजह से क्या है, लड़ाइयाँ होती जा रही हैं, बार बार लड़ाई हो रही है। तो ऐसे ही प्लेट्स में कभी कोई किसी से टकराए कभी कोई किसी से टकराए जिसकी वजह से हमें ज़्यादा अर्थक्वेक्स, ज़्यादा वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें से बहुत सारी प्लेट्स ऐसी हैं जो कि कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, मतलब कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के साथ हमें देखने को मिलती हैं। अब वो जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो उसके नीचे फिर क्या करते हैं, उससे जब टकराती है तो उसके नीचे चली जाती है, सबडक्ट हो जाती है। अब उसके नीचे जाती है तो क्या हमें अर्थक्वेक्स वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं ज़्यादा। तो ये इसकी वजह से हमें ये चीज़ें ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वहाँ पे देखने को मिलती हैं, राइट। नेक्स्ट इज there are many island chains in this belt, including island arcs such as Tonga, the Indonesian archipelago, Japan, Aleutian Islands, etc. अब क्या है यहाँ पे थर्ड इसकी कैरेक्टरिस्टिक विशेषता क्या है कि यहाँ पे बहुत सारी आइलैंड चेन्स भी देखने को मिलती हैं, द्वीप श्रृंखलाएं भी हैं यहाँ पे इस बेल्ट में, जिसमें कि आइलैंड आर्क्स भी हैं, द्वीप चाप भी हमें जिसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि टोंगा है या इंडोनेशियन आर्चिपेलेगो। आर्चिपेलेगो क्या होता है कि आइलैंड्स का एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, उसको हम आर्चिपेलेगो कहते हैं। तो इंडोनेशियन आर्चिपेलेगो जहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। जापान का है या फिर एलुशियन आइलैंड्स है। तो बहुत सारी आइलैंड चेन्स हैं, मतलब चेन मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक चेन बन गई है कि बहुत सारे हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं। Next is there are a series of deep ocean trenches in the circum-Pacific belt. अब जब हम बात करते हैं कि डीपेस्ट ट्रेंच कौन सा है, हमारा डीपेस्ट ट्रेंच वर्ल्ड में कौन सा है, तो किसका नाम हम लेते हैं, मरियाना ट्रेंच। कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन में। ये एक फैक्चुअल चीज़ है जो मतलब एक फैक्ट के तौर पे हम याद करते हैं, हमें पता है कि डीपेस्ट ट्रेंच कौन सा है, मरियाना ट्रेंच। आई थिंक इसकी डेप्थ कुछ 11,000 समथिंग है, 11,000 समथिंग किलोमीटर। तो ये सबसे ज़्यादा डीपेस्ट ट्रेंच माना जाता है। ये क्या है, एक ओशनिक फीचर है ट्रेंच। तो ये मरियाना ट्रेंच कहाँ पे, पैसिफिक ओशन में सबसे डीपेस्ट। तो यही
यहाँ पे डीप ओशन ट्रेंचेस भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि जो सरकम पैसिफिक बेल्ट है यहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रेंच अवेलेबल है, या जो हम मरियाना ट्रेंच की बात करें कि ये एक ही है वहाँ पे, नहीं, ऐसे हमें बहुत सारे ट्रेंचेस देखने को मिलते हैं जो कि डीप ओशन में है। तो एक सीरीज बनी हुई है वहाँ पे ट्रेंचेस की भी बहुत सारे। तो क्या है, ये ओशन रिलीफ है, ओशनिक फीचर है, ओशनिक रिलीफ फीचर है बेसिकली। ठीक है, तो वो भी हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, सरकम पैसिफिक बेल्ट में, जैसे कि मरियाना ट्रेंच या फिर जापान ट्रेंच। तो इस तरीके के काफ़ी सारे ट्रेंचेस वहाँ पे अवेलेबल हैं। नेक्स्ट इज around 90% of the earthquakes occur in these regions, as this belt is the epicenter of many earthquakes that occur due to tectonic movement। वही चीज़ है जो हमने बात की कि बहुत सारी यहाँ पे प्लेट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, जैसे नास्का प्लेट, पैसिफिक प्लेट, कोकोस प्लेट, इस तरीके से हमने बात की। अब वो बहुत सारी प्लेट्स है तो वो कोई ना कोई किसी ना किसी से टकराएगी। अब वो जो टकराएगी तो वो वाइब्रेशन होगी, वाइब्रेशन होगी तो क्या होगा, क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा। तो इसी वजह से हमें 90%, 90% अर्थक्वेक्स, भूकंप इसी एरिया में देखने को मिलते हैं सरकम पैसिफिक बेल्ट में। तो इसको एपिसेंटर बोला जाता है अर्थक्वेक्स का। एपिसेंटर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 90% ऑफ अर्थक्वेक्स हमें करीबन करीबन देखने को मिलते हैं। किसकी वजह से, और वो टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से। नेक्स्ट इज more than 75% of the volcanoes, more than 450 are located along this belt, therefore it is known as the ring of fire। वही जो हमने बात की थी कि जो वॉल्केनोज हैं, अब यहाँ पे वॉल्केनोज भी बहुत ज़्यादा एरप्ट होते हैं। यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं। और जब हम एक एस्टिमेशन की बात करें तो लगभग 75%, या मतलब 75%, 75% से भी ज़्यादा हमें वॉल्केनोज, ज्वालामुखी यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो कि एक्टिव फेज में है। डॉर्मेंट फेज में भी नहीं है, वो कौन से फेज में है, एक्टिव फेज में है। और 75% के से ज़्यादा जो हम कह रहे हैं वो क्या है, लगभग 450 से ज़्यादा वॉल्केनोज। बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ही ज़्यादा हाई ये वॉल्केनोज हैं कि इतने ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। और क्योंकि अब अब मान के चलो, एक इमेजिनेशन करो, 450 वॉल्केनोज एक रीजन में। ठीक है, अब वो क्या हो रहा है, सारे के सारे एक्टिव हैं। अब कभी कोई एरप्ट हो रहा है, कभी कोई एरप्ट हो रहा है, कभी कोई एरप्ट हो रहा है। अब एक ही सिंगल वॉल्केनो जब एरप्ट होगा, उसमें से कितना सारा लावा निकलेगा, कितनी ज़्यादा फायर निकलेगी। ठीक है, कितना कुछ होगा उसमें। अब अगर वहाँ पे इतने सारे वॉल्केनोज है तो कभी किसी में, कभी किसी में, और कभी कभार क्या होगा कि साइमल्टेनियसली 2, 3, 4, 5 वॉल्केनोज भी फटते होंगे, ज्वालामुखी फटते होंगे। तो इस रीजन की वजह से उसको क्या बोला गया है, रिंग ऑफ फायर। सरकम पैसिफिक बेल्ट को क्या नाम दिया गया है दूसरा, कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिंग ऑफ फायर। ठीक है, तो ये क्या थी, ये सरकम पैसिफिक बेल्ट की विशेषताएं थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी। राइट, सो ऑन द कंक्लूडिंग नोट हम इसको किस तरीके से कंक्लूड करेंगे, दस द सरकम पैसिफिक बेल्ट इज होम टू मैनी geographical features like earthquakes, volcanoes, trenches, टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज एक्सेट्रा। तो ऑन द कंक्लूडिंग नोट कि ये जो सरकम पैसिफिक बेल्ट है ये एक तरीके से घर बना हुआ है या एपिसेंटर है बहुत सारे जोग्राफिकल फीचर्स का जो हम पढ़ते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक्स है, वॉल्केनोज हैं, या फिर जो ट्रेंचेस हैं। ट्रेंचेस जैसे हमने बात की थी क्या है, वो ओशनिक रिलीफ फीचर है। ठीक है, तो वो भी हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, ज़्यादातर सरकम पैसिफिक बेल्ट में देखने को मिल रहा है। टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज बहुत ही ज़्यादा इस रीजन में हमें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि काफ़ी सारी यहाँ पे बाउंड्रीज एक दूसरे के साथ, मतलब काफ़ी सारी बाउंड्रीज यहाँ पे हैं जिससे कि वो एक दूसरे से टकराती हैं, और उसी की वजह से हमें कुछ ना कुछ जैसे अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है, हमें बहुत सारे जोग्राफिकल फीचर्स, रिलीफ फीचर्स का हमें ये होम या फिर एक एपिसेंटर देखने को मिलता है, सरकम पैसिफिक बेल्ट। राइट, सो आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन।
आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हियर गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।